आज हम आर्थिक महामंदी इसके अंतर्गत आर्थिक महामंदी के क्या परिणाम निकले उसको विस्तार से समझेंगे कि आर्थिक महामंदी के जो क्या नकारात्मक परिणाम निकले और उससे जो विश्व था वो किस दशा में पहुंच गया, क्योंकि आर्थिक महामंदी ने बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था और कुछ देश अपनी सस्तीकरण की नीति को सदैव जारी रखे, जिससे कि उनका अधिक से अधिक जो धन था वो शस्त्रों के निर्माण करने में ही लगता रहा। उन्होंने ना तो राष्ट्र की आज्ञा का पालन किया और अपनी जो साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाए रहे। तो आर्थिक महामंदी से जो कारणों के बारे में जानेंगे, 1929 से 34 की अवधि की ये आर्थिक महामंदी विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। मतलब 1929 से 34 के बीच की जो यह आर्थिक महामंदी विश्व इतिहास के लिए क्या थी, बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले। नंबर 1, आर्थिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र संघ को आघात, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को आघात, अधिनायकवाद का उदय, राजकीय नियंत्रण में वृद्धि, युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद साम्यवाद का प्रसार, तुष्टीकरण की नीति, जापान में सैन्यवाद, इटली का अबिसीनिया पर आक्रमण, जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष। तो ये इसके परिणाम हैं। तो पहली है आर्थिक राष्ट्रवाद। पहला आर्थिक राष्ट्रवाद को समझेंगे। आर्थिक महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को अधिक क्षति पहुंचाई। तो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था तब तो ये देखने को मिला कि अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला, देश एक दूसरे के निकट आए और काफी सहयोग का वातावरण तैयार हुआ। लेकिन आर्थिक मंदी के जब आई महामंदी तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना खत्म होके अपने निजी राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ और सभी देश ये सोचने लगे कि हम अपने देश का ही आर्थिक हित को देखें, दूसरे से हमें क्या मतलब। इसके और विभिन्न देशों ने आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया। मतलब अपने राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और उन्होंने अनेक प्रकार के कानून एवं व्यवस्थाएं बनाई। स्वदेशी उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान किया गया। जो देसी उद्योग धंधे थे उनको बढ़ावा मिला, उन्हें हर प्रकार की सहायता दी गई। विदेशी आयात की सीमा निर्धारित की गई। मतलब बाहर से जो सामान आएगा उसे सरकार डिसाइड करेगी कितना सामान मंगाया जाए और इसमें सरकार का पूरा हस्तक्षेप होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय अविश्वास को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बढ़ावा मिला और आर्थिक राष्ट्रवाद ये इसका पहला परिणाम देखने को मिलता है कि सभी देश अपने अपने हित को ज़्यादा देखने लगे और जो बहुत सारे जो मामले थे उनमें अपना हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद राष्ट्र संघ को आघात। अब राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों किया गया था कि जिससे कि जो विभिन्न देश है उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए और उनकी आर्थिक दिशा को सुधारा जाए। तो राष्ट्र संघ जब आर्थिक महामंदी आती है तो सभी देश अपने हितों को देखते हुए राष्ट्र संघ की जो आज्ञाएं थी, जो आदेश थे, उनकी अवहेलना करने शुरू कर देते हैं। तो आर्थिक महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उपेक्षा करके राष्ट्र संघ को पंगु बना दिया था। मतलब राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब किसी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो राष्ट्र संघ क्या हो गया, एक तरह से अपाहिज की स्थिति में आ गया, पंगु हो गया। अमेरिका को इस मंदी में पृथकतावादी नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया था। तो अमेरिका को इस मंदी में क्या पृथकतावादी नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया और धीरे धीरे वह यूरोपीय राजनीति से दूर होता चला गया।
क्या हो गया, दूर होता चला गया। तो अमेरिका ने पृथकतावादी नीति अपनाई और अमेरिका स्वयं जो विश्व की राजनीति, यूरोपीय राजनीति थी, उससे वह दूर होता गया। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, राष्ट्र संघ को कठोर कार्य करने में अक्षम रहा। अब सभी देश अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे, लेकिन राष्ट्र संघ के कोई आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था और वह अपनी आज्ञा को मनवाने में भी अक्षम रहा, जिससे कि आर्थिक मंदी से ज्यादा और स्थिति खराब होती गई। तो राष्ट्र संघ को आघात। इसके बाद नंबर 3, लोकतंत्री शासन व्यवस्था को आघात। अब लोकतंत्री शासन व्यवस्था को आघात क्यों लगा कि विभिन्न देशों में, यूरोपीय देशों में ये देखने को मिला कि जो शासन था वो उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि ये समझा जाने लगा कि लोकतंत्र जो है वो ठीक नहीं है और लोकतंत्री प्रणाली को भी लोगों का विश्वास जाता रहा और उनमें लोकतंत्र में अब उतना विश्वास लोगों में नहीं रहा। तो लोकतंत्री शासन व्यवस्था को आघात। आर्थिक महामंदी के कारण जनता के सभी वर्गों को बेकारी, भुखमरी तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनमें निराशा, अस्थिरता और असुरक्षा में वृद्धि हुई। श्रमिक, निर्धन किसान तथा मध्यम वर्ग लोकतंत्री व्यवस्था से इतने असंतुष्ट हो गए कि उनका झुकाव साम्यवाद अथवा अधिनायकवाद की ओर तेजी से बढ़ने लगा। तो यहाँ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेकारी और बेरोजगारी और उनकी जो जनता की आर्थिक दुर्दशा में है, उनको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया निर्धन किसान और मध्यम वर्ग को कि हमें इस लोकतंत्री व्यवस्था से कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए वो क्या है, साम्यवाद और अधिनायकवाद की ओर झुकाव उनका बढ़ने लगता है। इसके बाद अधिनायकवाद का उदय। अधिनायकवाद को बढ़ावा मिला, जैसे कि हमने जर्मनी और इटली में देखने को मिला। आर्थिक महामंदी में इटली में मुसोलिनी को अपना फासिस्ट शासन स्थापित करने में सहयोग दिया। तो यहाँ पर इटली में मुसोलिनी को ये अच्छा अवसर प्राप्त हो गया कि जनता नाराज है लोकतंत्री प्रणाली से, तो उसने जनता को ये समझाना शुरू कर दिया कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ और मुझे शासन की बागडोर प्राप्त होती है तो मैं इटली की सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो इटली में मुसोलिनी ने फासिस्टवाद को बढ़ावा दिया। कई देशों में अधिनायकवाद से मिली जुली व्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गई और धीरे धीरे अधिनायकवाद को प्रोत्साहन मिलने लगा और कई देशों में इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं मतलब अस्तित्व में आ गई। जर्मनी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, यूनान में लोकतंत्र शासन जनता का विश्वास होता गया। तो ऐसे कुछ देश थे जैसे जर्मनी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, यूनान में लोकतंत्र शासन जनता का विश्वास जाता रहा। इसके बाद राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। अब राजकीय नियंत्रण में वृद्धि क्यों होने लगी? क्योंकि अब ये देखा जाने लगा कि सरकार ने सभी मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो और स्थिति खराब हो सकती है। तो मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ने लगी और कीमतें गिरने लगी तथा उद्योग धंधे चौपट होने लगे। लोगों की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब आर्थिक मंदी आई तो उस समय बैंकों की स्थिति खराब, उद्योग धंधे की स्थिति खराब, लोगों को बेरोजगार होना पड़ा और लोगों की जो मजदूर और श्रमिक थे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये सोचा कि उनके आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किए बिना उनकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है फ्रैंक डी रूजवेल्ट की जो नीति, रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति अपनाई, तो ये अपनानी पड़ी उसको मजबूर होकर, और इंग्लैंड ने उन्मुक्त व्यापार की नीति का परित्याग किया,
ठीक है, न्यू डील की नीति रूजवेल्ट ने अपनाई और इंग्लैंड ने उन्मुक्त व्यापार की नीति का परित्याग कर दिया। इसके बाद युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि। तो मंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना नष्ट हुई। मतलब सहयोग की भावना तो जब रहेगी जब समृद्ध स्थिति रहेगी, मतलब किसी प्रकार की मतलब मुद्रा का अवमूल्यन न हो और उत्पादन और उसके खपत में संतुलन बना रहे। लेकिन यहाँ स्थिति बिगड़ रही थी, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना अपने आप नष्ट हो गई। सभी देश अपने अपने निजी हित को देखने लगे। उसमें ये भी देखा जाने लगा कि जो कमजोर देश रहेगा उसकी स्थिति और खराब हो सकती है, उसको कोई मजबूत शक्तिशाली देश अपने अधिकार में ले सकता है। तो ऐसी भावना से उत्प्रेरित होकर सभी देश सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगे और निशस्त्रीकरण को आघात लगा। तो निशस्त्रीकरण की नीति का त्याग कर युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाने लगा। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। पूंजीवादी व्यवस्था का हित इसमें छिपा हुआ था। तो इसमें क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था। अब पूंजीवादी जो थे वो पहले से ही परेशान थे, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और वो खुद ही चाह रहे थे कि अधिक से अधिक हथियार बने और लोग देश खरीदें इसको और उनसे उनको आमदनी हो। तो पूंजीवादी व्यवस्था इससे काफ़ी प्रसन्न थी ऐसी स्थिति में। तो युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद साम्यवाद का प्रसार। आर्थिक महामंदी ने लोगों को आर्थिक निर्धन बना दिया था। ये तो स्पष्ट ही है। जब मुद्रा की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो फिर उसमें तो जनता निर्धन होगी, क्योंकि ना तो उससे व्यापार ठीक प्रकार चलेगा, ना तो बैंकों की स्थिति सही होगी और आर्थिक दुर्दशा जब होगी तो लोग निर्धन बनी जाएंगे। भुखमरी आर्थिक दयनीय स्थिति ने जनता को साम्यवाद की ओर अग्रसर किया, क्योंकि जनता का विश्वास था कि साम्यवादी शासन के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था का लोप हो जाएगा और रूसी मजदूरों का किसानों की भांति उनकी दयनीय स्थिति का भी अंत हो जाएगा। साम्यवादी कॉमेंटर ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया और स्थिति का लाभ उठाते हुए। तो यहाँ पर जब लोग दयनीय स्थिति का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे समय में साम्यवाद जो था वो जनता की ओर अग्रसर हो जाता है और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करता है और साम्यवादी शासन के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था का लोप हो जाएगा। ये रूसी जो साम्यवादी कॉमेंटर था वो भी इस समय एक्टिव हो जाता है और अपनी जो प्रचार है वो तेज कर देता है। तो साम्यवाद का प्रसार भी इस समय देखने को मिलता है आर्थिक महामंदी के समय, और जनता को कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि क्या करा जाए, कैसे अपनी स्थिति को सुधारा जाए। तो जो जहाँ से भी उनको एक आशा की किरण दिखाई देती है वो उसी तरफ चल देते हैं। तो ऐसे समय में साम्यवादी कॉमेंटर ने भी अपना प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति तात्पर्य संतुष्ट करना। तो पूंजीवादी सरकारें साम्यवाद से आतंकित होकर सामूहिक सहयोग एवं सुरक्षा की नीति का त्याग कर तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। अब यहाँ पे ये समस्या भी थी कि पूंजीवाद साम्यवाद से परेशान और साम्यवाद पूंजीवाद, तो इसमें आपसी जो मतलब एक टकराव की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने सामूहिक सहयोग एवं सुरक्षा की नीति का त्याग कर दिया और तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया। जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये ऐसे देश जो मतलब तुष्टीकरण की नीति को अपनाने में सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कौन सी नीति त्याग कर दिया? सामूहिक सहयोग और सुरक्षा की नीति का त्याग कर तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। इसी नीति का उद्देश्य फासिस्ट शक्तियों को साम्यवाद से लड़ाकर दोनों को कमजोर बनाना था। ठीक है, तो फासिस्ट शक्तियों को साम्यवाद से लड़ाकर दोनों को कमजोर बनाना था, क्योंकि जो तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए जो देश थे उनका एक उद्देश्य ये भी था कि फासिस्ट और साम्यवाद में आपसी टकराव होगा, इससे पूंजीवाद को लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए तुष्टीकरण
अपनाई गई। जापान में सैन्यवाद। टाइनबी ने लिखा है, विद्वान जो टाइनबी हैं वो लिखते हैं कि दीर्घकालीन विश्वव्यापी मंदी से पीड़ित जापानी जनता ने अंत में व्यापारिक विस्तार की नीति को छोड़कर, मतलब टाइनबी जो लिखते हैं वो बताते हैं कि जापानी जनता थी वो आर्थिक महामंदी से परेशान होकर लंबे समय से परेशान थी और जापानी जनता ने अंत में व्यापारिक विस्तार की नीति को छोड़ दिया और सैनिक विजय की नीति को पोषक, सैनिक विजय की नीति के पोषक सैनिक नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। मतलब अब वो सैनिक शासन और सैनिक शासन व्यवस्था और सैनिक प्रणाली को ज्यादा महत्व देने लगे। कौन? जापान की जनता। 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर भी आक्रमण कर दिया। इसी भावना के अंतर्गत जापान ने 1931 में किस पे आक्रमण किया? मंचूरिया पर। ये उसकी नीति का, जो सैन्यवाद की नीति को दर्शाता है। इटली का अबिसिनिया पर आक्रमण। अब इटली भी पीछे नहीं रहा, इटली ने भी अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। ये देखते हुए कि जापान और बहुत सारे देश जो कमजोर राष्ट्रों पर अपना आक्रमण कर अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इटली ने, मुसोलिनी ने सैन्यवाद की नीति को अपनाते हुए अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, जिसका बाद में काफी विरोध भी हुआ था। जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष। और एक अगला परिणाम देखने को मिलता है आर्थिक महामंदी का कि जर्मनी में हिटलर ये कहते हुए लोगों को समझाता है, जर्मनी जनता को, कि मैं ही इस समस्या का हल कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को अपना मतलब वोट देते हैं या मुझे समर्थन करते हैं तो मैं जर्मनी की समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और जनता आर्थिक महामंदी से जूझ रही थी और विभिन्न राजनीतिक समस्याओं से भी जूझ रही थी। तो जनता ने ऐसा सोचा कि ये जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, ये हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है और जर्मनी का भला कर सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जर्मनी जनता ने हिटलर को अपना पूरा सहयोग दिया और इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि हिटलर के उदय के आर्थिक महामंदी ने हिटलर के उदय के मार्ग को जल्दी प्रशस्त किया और गोनोर्थ हार्डी, गैथॉर्न, मतलब गैथॉर्न हार्डी, विद्वान गैथॉर्न हार्डी ने तो आर्थिक संकट से उत्पन्न निराशा को हिटलर के उत्कर्ष का प्रमुख कारण माना है। तो विद्वान गैथॉर्न हार्डी भी ये बताते हैं कि आर्थिक संकट से उत्पन्न जो स्थिति थी, निराशा थी, उससे हिटलर का उत्कर्ष हुआ। आर्थिक मंदी विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। तो आर्थिक महामंदी ने विश्व की स्थिति को बदल के रख दिया था और शस्त्रीकरण को बढ़ावा देखने को मिला और इसके अतिरिक्त साम्यवाद का भी प्रसार हो रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था आतंकित है। तो इस प्रकार से स्थिति बिल्कुल उलट हो गई थी। एक संतोषजनक वातावरण विश्व में नहीं रह गया था। तो आज हमने आर्थिक महामंदी के परिणामों के बारे में जाना। कौन कौन से परिणाम थे? आर्थिक राष्ट्रवाद, यानी सभी राष्ट्र अपने हित को सोचने लगे, हित के बारे में, और संरक्षण, मतलब अपने स्वदेशी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। इसके बाद हमने देखा राष्ट्र को आघात। तो राष्ट्र के आघात में हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने क्या पृथकतावादी नीति को अपनाने के लिए विवश उसको होना पड़ा। और इसके बाद हम देखा लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का आभास, कि वो जब जनता की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई, वो भुखमरी बेकारी का शिकार हुए, तो उन्होंने लोकतंत्र व्यवस्था में अपना विश्वास नहीं रखा और अधिनायकवाद और साम्यवाद की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अधिनायकवाद का हो गया आर्थिक महामंदी इटली में मुसोलिनी को अपना फासिस्ट शासन स्थापित करने में सहयोग दिया। राजकीय नियंत्रण कर दी। तो यहाँ देखने को मिलता है कि मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ने से कीमतें गिरने लगी और उद्योग धंधे चौपट होने लगे। लोगों की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ा। जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति अपनाई और इंग्लैंड ने उन्मुक्त व्यापार
साम्यवाद नीति को क्या कर दिया, उसका परित्याग कर दिया। इसके बाद युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि भी देखने को मिलती है, क्योंकि अब ये देशों में, यूरोपीय देशों में ये बात बैठ गई थी कि अगर हम शस्त्रीकरण में पीछे रह जाते हैं तो हमारी राजनीतिक स्थिति भी कमजोर होगी और हो सकता है कि हमें किसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए। इसके बाद साम्यवाद का प्रसार आर्थिक महामंदी ने लोगों की आर्थिक अधिक और निधन बना दिया था, और इससे जो था कि पूंजीवादी व्यवस्था इस बात से आतंकित थी कि साम्यवाद के प्रसार से तो उनका अहित होगा, लेकिन साम्यवादी कॉमिंटन ने भी अपने जो स्थिति को सुधारा और प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, और लोगों में साम्यवाद के प्रति भी अधिक मतलब जागृति आई। इसके बाद तुष्टीकरण की नीति हम देखें तो पूंजीवादी सरकारें वो सामूहिक सहयोग सुरक्षा की नीति का त्याग करके तुष्टीकरण की नीति को अपना लेती हैं, और ऐसा ही हमें जर्मनी और इटली में देखने को मिलता है कि वहाँ पर अधिनायकवाद का उदय यानी हिटलर और मुसोलिनी का उदय इसी परिणाम है, और कमजोर देशों को सिर्फ ये कहकर संतुष्ट कर दिया जाता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अभी धैर्य धारण रखो। जापान ने साम्यवाद टाइमली ने इसमें लिखा है कि दीर्घकालीन विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण जापान की जनता अधिक परेशान, और जनता ने अंत में व्यापारिक विस्तार की नीति को त्याग कर सैनिक विजय की नीति के पोषक सैनिक नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, और 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। इटली का एबिसिनिया पर आक्रमण इसी क्रम में कि किस प्रकार से अधिनायकवाद हावी होने लगा, और इटली में मुसोलिनी ने सैन्यवादी की नीति को अपनाते हुए एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष, आर्थिक महामंदी ने हिटलर के उदय के मार्ग को जल्दी प्रशस्त किया, और गेथॉर्न हार्डी तो आर्थिक संकट से उत्पन्न निराशा को हिटलर के उत्कर्ष का प्रमुख कारण मानते हैं, और आर्थिक महामंदी विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो आज हमने आर्थिक महामंदी के परिणामों को विस्तार से जाना। इसके आगे हम अन्य टॉपिक को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।